हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद है तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग निम्रासुंडा बुक के अंतर्गत जो एग्रोनॉमी दिया गया है उसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। और इसमें एग्रोनॉमी में हम इकाई 2 के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, लिंक उसका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इकाई 2 शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो शुष्क भूमि कृषि का मतलब पूछा जाए या फिर अभिप्राय पूछा जाए क्या होता है, तो पूरी तरीके से वर्षा आधारित स्थिति में अगर खेती की जाती है, फसलों की खेती की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर देखा जाए तो भारत में लगभग जितना फसल क्षेत्रफल है उसका 60% क्षेत्रफल शुष्क खेती के अंतर्गत आता है, और जो कुल फसल उत्पादन का 40% जो है उत्पादित करता है। तो ये जो है कुल जो है फसल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 60% है, और उत्पादन का 40%। अब आता है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। तो ड्राई फार्मिंग जो होता है ऐसे क्षेत्रों में फसलों की खेती करना जहां औसत जो है वार्षिक वर्षा 750 mm से कम है। तो ये उन क्षेत्रों में आता है जहां पर औसत वार्षिक वर्षा कितना है? 750 mm से कम है। वहां पर जब आप फसलों की खेती करते हैं तो उसे शुष्क खेती कहते हैं। और फसल अवधि के दौरान लंबे समय तक क्या होता है? सूखा रहता है, और जिससे क्या होता है? फसल खराब होना सबसे आम बात है। शुष्क खेती में नमी संरक्षण की मदद से शुष्क खेती जो है की जाती है। तो शुष्क खेती में किसकी मदद से जो है शुष्क खेती की जाती है? तो नमी संरक्षण। और इन क्षेत्रों में वैकल्पिक भूमि उपयोग प्रणाली का सुझाव दिया गया है। किसका सुझाव दिया गया? तो वैकल्पिक भूमि उपयोग का। तो शुष्क खेती तो ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर 750 mm से जो है औसत वार्षिक वर्षा से कम होती है, वहां पर फसलों में खेती करना शुष्क खेती कहलाता है। और यहाँ फसल अवधि के दौरान क्या होता है? लंबे समय तक सूखा रहने के कारण जो है फसल खराब होने की संभावना भी रहती है, और नमी संरक्षण की मदद से जो है यहाँ पर खेती की जाती है। अब शुष्क भूमि कृषि, ड्राई लैंड फार्मिंग। एक था ड्राई फार्मिंग, दूसरा है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है ये 750 mm से अधिक, लेकिन 1150 mm से जो है कम होती है। और इसमें जो है शुष्क भूमि कृषि को जो है बरानी खेती भी कहते हैं, और उपलब्ध मिट्टी की सीमित नमी को जो है संरक्षित करना आर्द्र शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए जो है महत्वपूर्ण उपाय है। केवल काली मिट्टी में विशेष रूप से जल निकास की आवश्यकता हो सकती है। तो शुष्क भूमि कृषि में क्या होता है? जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 750 mm से अधिक लेकिन 1150 mm से कम हो, उन क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे शुष्क भूमि कृषि कहते हैं। और इसे शुष्क भूमि कृषि या बरानी कृषि भी कहते हैं।
इसका अन्य नाम क्या है? बरानी खेती। और इसमें क्या होता है? उपलब्ध मिट्टी की जो है सीमित नमी को संरक्षित करना और आर्द्र या शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए जो है महत्वपूर्ण उपाय है ये। और केवल काली मृदा ऐसी है जिसमें जल निकास की आवश्यकता हो सकती है। अब आता है वर्षा आधारित खेती, रेनफेड फार्मिंग। तो ऐसे क्षेत्रों में फसलों की खेती करना जहां वार्षिक वर्षा जो है 1150 mm से अधिक होती है, वहां वर्षा आधारित खेती कहा जाता है। देखो, शुष्क खेती किसे कहेंगे? जहां 750 mm तक वर्षा हो। और शुष्क भूमि कृषि किसे कहेंगे? जो 750 से अधिक लेकिन 1050 तक हो। और रेनफेड फार्मिंग किसे कहेंगे? वर्षा आधारित खेती जहां 1150 से अधिक वर्षा आधारित जो है खेती की जाती हो। तो वर्षा आधारित खेती जो है आर्द्र क्षेत्रों में की जाती है। अब शुष्क भूमि कृषि और वर्षा आधारित खेती में अंतर क्या है? तो वर्षा की बात करते हैं तो शुष्क भूमि जो खेती है वो 800 mm तक या फिर उससे कम होता है। और हालांकि जो अंदर दिया गया है उसमें 750 से जो है 1150 है। और वर्षा आधारित जो है ये 800 mm से ज़्यादा है। और फसल में नमी की उपलब्धता जो था, शुष्क भूमि खेती में जो है नमी जो है कम रहती है और वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है वर्षा के मुकाबले। और वर्षा आधारित में क्या होता है? वर्षा ज़्यादा होता है वाष्पोत्सर्जन से, और जो नमी है उसकी उपलब्धता पर्याप्त होता है। और शुष्क भूमि कृषि में जो है फसल उगने की अवधि 200 दिन से कम की होती है, जबकि वर्षा आधारित में 200 दिन से ज़्यादा की होती है। शुष्क भूमि की खेती कहाँ की जाती है? तो शुष्क क्षेत्रों में, उपशुष्क क्षेत्रों में, उप आर्द्र में। और वर्षा आधारित खेती कहाँ की जाती है? तो आर्द्र में एवं उपाद्र में। अब फसल प्रणाली, तो शुष्क भूमि की खेती में क्या होता है? एकल या मिश्रित फसल। और जबकि वर्षा आधारित में क्या होता है? डबल एवं इंटरक्रॉपिंग फसल प्रणाली। और बाधाएं क्या हैं? तो शुष्क भूमि खेती के जो है वायु एवं जल क्षरण होता है, और वर्षा आधारित में केवल जल क्षरण होता है। तो शुष्क भूमि में बाधाएं क्या है? वायु एवं जल क्षरण होता है, और जबकि वर्षा आधारित में केवल जल क्षरण होता है। अब एग्रोक्लाइमेटिक रीजनल प्लानिंग, शस्य जलवायु क्षेत्रीय योजना। यह योजना जो है आयोग द्वारा 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1988 में शुरू की गई। तो शस्य जलवायु क्षेत्रीय योजना जो है किसके द्वारा शुरू की गई? तो योजना आयोग द्वारा कब की गई? 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1988 में। और संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए कृषि जलवायु कारकों के आधार पर क्षेत्रीय योजना लागू की गई। योजना आयोग जिसका नाम जो है 2015 में नीति आयोग किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 2015 से। तो शस्य जलवायु क्षेत्रीय योजना कब शुरू हुआ? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1988 में। किसके द्वारा करवाया गया? तो योजना आयोग द्वारा करवाया गया। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री जी होते हैं। अब आता है शस्य जलवायु खंड, एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो कृषि जलवायु खंडों को कृषि विशेषताओं जैसे वर्षा हो गया, तापमान हो गया, मिट्टी, स्थलाकृति, जल संसाधन, फसल प्रणाली में समरूपता के मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। और योजना आयोग के अनुसार
भारत को 15 जो है सस्य जलवायु खंड में विभाजित किया गया है। तो योजना आयोग के अनुसार जो है भारत को कितने सस्य जलवायु खंड में विभाजित किया गया है? तो 15 किसी जलवायु खंड में। और ICR के NARP प्रोजेक्ट के अनुसार भारत को 131 सस्य जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। अब ट्रांसगैंगेटिक मैदानी क्षेत्र। ट्रांसगैंगेटिक मैदानी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें पंजाब आता है, हरियाणा आता है, दिल्ली आता है, चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और राजस्थान के गंगानगर जिले शामिल हैं। और इस खंड में जो है अधिकतम सिंचित क्षेत्र और अधिकतम जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र और उच्च फसल की सघनता एवं अधिकतम जो है भूजल उपयोग शामिल है। तो इस खंड में क्या है, सिंचित क्षेत्र भी ज़्यादा है, अधिकतम शुद्ध बोया गया क्षेत्र भी ज़्यादा है, उच्च जो है फसल सघनता भी है और अधिकतम भूजल उपयोग शामिल है। और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल रीजन। तो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से जुड़ा हुआ लैंड यूनिट होता है। तो एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र जो है एग्रो जो है क्लाइमेटिक रीजन से जुड़ा हुआ लैंड यूनिट होता है। और NBSS एंड LUP के अनुसार वर्तमान में भारत को जो है 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ICR के अनुसार जो है कृषि जो है पारिस्थितिकी क्षेत्र 8 क्षेत्रों में जो है इनको विभाजित किया गया है। अब सूखा ड्राउट, तो एक वर्ष में किसी क्षेत्र में होने वाली सामान्य वर्षा जो है वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है तो उसे सूखे के रूप में जाना जाता है। अगर वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है तो उसे सूखे के रूप में जाना जाता है। और जब वर्षा में कमी सामान्य से 50% से अधिक होता है तो उसे गंभीर सूखा कहा जाता है। अब 5वां है नमी उपलब्धता सूचकांक MAI। यह इसी अवधि के संभावित वाष्पीकरण के 50% संभावना स्तर पर वर्षा जो है साप्ताहिक या मासिक के बीच का अनुपात है। और MAI जो है 50% संभावना और वाष्पोत्सर्जन आता है ET। तो शुष्क भूमि यानी कि ड्राई लैंड में जो है कृषि में मृदा नमी सबसे सीमित कारक है और लगभग 60 से 70% जो है वर्षा जो था वाष्पीकरण के माध्यम से नष्ट हो जाता है। और वाष्पोत्सर्जन ET जो है इवेपोट्रांसपायरेशन मिट्टी की सतह से वाष्पीकरण एवं पौधे की सतह से उत्सर्जन द्वारा जल के नुकसान को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और यह नुकसान जो है लाइसीमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो लाइसीमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। और वाष्पोत्सर्जन के नुकसानों को मल्च, प्रति उत्सर्जक, एंटी ट्रांसपायरेंट्स और विंड ब्रेक वायु अवरोधक के उपयोग से जो है कम किया जा सकता है। अब एंटी ट्रांसपेरेंट पदार्थ क्या होते हैं? प्रति उत्सर्जक पदार्थ कौन से होते हैं? तो ये पदार्थ जो होता है पौधों से उत्सर्जन की दर को कम करने के लिए और पौधे की सतह पर प्रयुक्त करते हैं। और एंटी ट्रांसपेरेंट जो होता है प्रकाश संश्लेषण को कम करते हैं और इसलिए केवल अत्यधिक नमी की कमी होने पर फसलों को जो है मौत से बचाने के लिए इनका उपयोग सीमित होना चाहिए।
और केवल नर्सरी एवं बागानी फसलों में इनका कुछ व्यवहारिक उपयोग है। और एंटी ट्रांसपेरेंट जो था मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। तो पहले तो एंटी ट्रांसपेरेंट के बारे में, तो पौधों से जो है उत्सर्जन की दर को कम करने के लिए पौधे की सतह पर प्रयुक्त होते हैं। तो उस पर उत्सर्जन जो है को कम करने के लिए कहाँ प्रयोग होते हैं? ये पौधे की सतह पे ही प्रयोग होते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण को कम करते हैं। केवल अत्यधिक नमी की कमी होने पर जो है फसलों की मौत से जो है बचाने के लिए जो है कुछ हद तक जो है सीमित है, मतलब रोक लेते हैं। और केवल नर्सरी एवं बागानी फसलों में इनका कुछ व्यवहारिक उपयोग है। अब एंटी ट्रांसपेरेंट के मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है रंध्र बंद करना, स्टोमेटा क्लोजिंग करने वाले। ये पदार्थ जो है पौधे की पत्तियों के स्टोमेटा को बंद करके जो है पानी की कमी को कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन होता है तो उसको थोड़ा कम करते हैं ये। जैसे फेनिल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA @10⁻⁻⁴ एवं कम मात्रा में एट्राजीन और CO2 भी जो है प्रभावी जो है एंटी ट्रांसपेरेंट के रूप में भी काम करते हैं। अब आवरण बनाने में, फिल्म फॉर्मिंग में, तो पौधे की जो है पत्तियों की सतह पर पतली फिल्म का निर्माण करने के कारण जो है मतलब पतला लेयर जो है तैयार करते हैं इसमें। और क्यों करते हैं? ताकि वाष्पोत्सर्जन से जो है जल की हानि कम हो। और ये जो है पदार्थ शारीरिक जो है बाधा के रूप में कार्य करते हैं। जैसे मोबिलीफ आता है, हेक्साडेकेनोल आता है, सिलिकॉन आता है, तेल आता है, मोम। अब परावर्ती जो है प्रकार, रिफ्लेक्टिंग टाइप, ये रसायन सूर्य से आने वाली विकिरण को परावर्तित करते हैं और पत्तियों के तापमान को कम करते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य की रोशनी आई, उसको परावर्तित कर दिए, और इससे क्या होगा कि पत्तियों का जो टेम्परेचर है वो कम होता है। उदाहरण के लिए जो है केओलिन @5% एवं चूने का प्रयोग जो है अनुप्रयोग तापमान कम करके और वाष्पोत्सर्जन के नुकसान को जो है कम करते हैं। अब आता है वृद्धि अवरोधक, ग्रोथ रिटार्डेंट्स। तो ये रसायन जो है तने के विकास को कम करते हैं और जड़ विकास को बढ़ाते हैं एवं इस प्रकार जो है पौधों को सूखे का जो है विरोध करने में सक्षम बनाते हैं। ये स्टोमेटा को बंद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे साइकोसेल। तो वृद्धि अवरोधक का प्रयोग, ये रसायन क्या होते हैं? तने के विकास को कम करते हैं और जड़ विकास को बढ़ाते हैं एवं इस प्रकार पौधों को सूखे का जो है विरोध करने में सक्षम बनाते हैं। और ये स्टोमेटा को बंद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जैसे साइकोसेल। अब वायु अवरोधक एवं शेल्टर बेल्ट। तो वायु अवरोधक विंड ब्रेक, ऐसी संरचना जो हवा के प्रभाव को तोड़ती है और उसकी गति को कम करती है। विंड और ब्रेक, विंड मतलब हवा, ब्रेक मतलब उसकी जो गति है उसमें कमी लाए। विंड ब्रेक वायु अवरोधक कहलाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ ऐसी संरचनाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे हम पेड़ों को लगा देते हैं, झाड़ियों को लगा देते हैं, इसी प्रकार होता है। और आश्रय स्थल मतलब शेल्टर बेल्ट, हवा के खिलाफ फसल की सुरक्षा के लिए हवा की दिशा में जो है लगाए गए पेड़ों या झाड़ियों की पंक्तियां हैं।
विंड ब्रेक एवं शेल्टर बेल्ट पेड़ों की ऊंचाई के हवाओं को आने वाली दिशा में 5 से 10 गुना एवं हवा के बहने में जो है 30 गुना तक की दूरी तक जो है सुरक्षा आश्रय जो होता है प्रदान करता है। अब कृषि वानिकी एग्रो फॉरेस्ट्री, तो कृषि वानिकी एक स्थायी भूमि प्रबंधन प्रणाली है जो भूमि के उपयोग को बढ़ाती है एवं फसलों, फलों, वन पौधों और जानवरों के उत्पादन को जोड़ती है। तो कृषि वानिकी क्या है? एक स्थायी जो है भूमि प्रबंधन प्रणाली है जो भूमि के उपयोग को बढ़ाती है एवं फसलों, फलों, वन पौधों और जानवरों के उत्पादन को जोड़ती है और इसे वृक्ष फसल रोपण प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। अब कंपोनेंट क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री के? तो एग्री सिल्वीकल्चर आता है। वनों के पेड़ों के साथ साथ कृषि फसलों की खेती कृषि सिल्वीकल्चर के रूप में जानी जाती हैं। तो इसमें क्या है, वन तो रहेंगे ही, वन को हम लोग क्या कहते हैं? सिल्वीकल्चर कहते हैं। उसके साथ साथ खेती अगर करते हैं तो उसे एग्री सिल्वीकल्चर कहते हैं। और सिल्वो देहाती प्रणाली, सिल्वो पास्टोरल सिस्टम, इसमें क्या है? सिल्वीकल्चर यानी कि वन प्लस जो है चारागाह प्रबंधन होता है। वनों का लकड़ियों के उत्पादन के साथ साथ पालतू पशुओं के पालन पोषण भी इसमें किया जाता है। और कृषि सिल्वो देहाती यानी कि कृषि का मतलब खेती करेंगे, इसमें सिल्वो का मतलब वन भी होगा और पास्टोरल का मतलब क्या है? चारागाह जो है प्रबंधन भी होगा। तो ऐसे क्या कहते हैं? एग्रो सिल्वो पास्टोरल सिस्टम कहते हैं। अब कृषि हार्टी सिल्वीकल्चर, इसमें क्या होगा? कृषि की फसल भी होगी प्लस बागवानी भी होगा प्लस सिल्वीकल्चर वन भी होंगे। और एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम, इसमें कृषि फसलें, वन फसल और मछली उत्पादन तीनों होंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।